अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सरवती साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है और अब सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नो भी कर दी है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा शामिल हो चुके हैं। मुजम्मिल साहब, अहम फैसले तो चीफ जस्टिस की तरफ से लिए भी गए हैं और आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि लिए जाएंगे, कैसे देखें? पहली बात तो यह है कि जिन जजेस ने काजी फायद ईसा के फुल कोर्ट का बायकॉट किया था, 5 जजेस ने, वो आज याहिया आफरीदी साहब की हलफ बर्दारी में मौजूद थे, सवाए मंसूर अली शाह के जो उम्रे पे चले गए हैं। उन्होंने हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की। बाकी सब आज याहिया आफरीदी साहब की हलफ बर्दारी में पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद थे। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस मान लिया है, जो 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस बने हैं जी। ठीक है ना। अगर ये कहा जाता कि वो जजेस नहीं आए और वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मान रहे तो वो ना आते कि जी 26वीं आईनी तरमीम से पहले तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बनता है, तो मंसूर अली शाह को बनना चाहिए। लेकिन अगर आज वो याहिया आफरीदी की हलफ बर्दारी में आ गए हैं तो इसका मतलब है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने याहिया आफरीदी ने जाकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उन्होंने याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को डाला है। और एक राय सब दोस्त ये दे रहे हैं कि जी वो जो पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हुआ है ना, उसके तहत ना पुरानी कमेटी सीनियर तीन में, लेकिन मैंने ऑर्डर पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि जो याहिया आफरीदी साहब ने जो ऑर्डर किया है कि इन सुपरसीशन ऑफ दिस कोर्ट्स ऑफिस ऑर्डर ऑफ इवन नंबर एंड इन एक्सरसाइज ऑफ अंडर सेक्शन 2 द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अमेंडेड बाय द ऑर्डिनेंस नंबर, मतलब जो ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट हुई है उसको एक्नॉलेज किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज। उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट हुई है हम उसके मुताबिक ये कमेटी बना रहे हैं। उस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस को अख्तियार है कि वो तीसरा जज जो मर्जी डाल लें। उन्होंने तीसरा जज मुनीब अख्तर को डाल लिया। लेकिन अगर इस ऑर्डिनेंस को वो मान रहे हैं तो कल को वो इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, मुनीब अख्तर की जगह नया जज भी डाल सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों के लिए कि उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया मैं उसको मान ही नहीं रहा, मैं सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के मुताबिक कमेटी बना रहा हूँ। अगर वो ऑर्डर में ये लिखते हैं कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत कमेटी बना रहा हूँ तो हम कहते हैं कि उन्होंने जी ऑर्डिनेंस का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ऑर्डिनेंस को ओन नहीं किया, वो ऑर्डिनेंस को नहीं मान रहे। तो एक तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऑर्डिनेंस को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक यूनिटी लाने के लिए मुनीब अख्तर साहब को कमेटी में डाला है। अब एक और राय सब लोग कह रहे हैं कि जी आप चूंकि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर कमेटी में आ गए हैं तो आप फुल कोर्ट भी बुला लिया है याहिया आफरीदी साहब ने, तो अब 26वीं आईनी तरमीम जो है ना वो खत्म हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में सब ट्रैक पे आ गया 26वीं आईनी तरमीम खत्म होने के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम खत्म होगी तो पहली कैजुअलिटी तो जस्टिस याहिया आफरीदी खुद होंगे। हाँ, मेरी बात समझिए, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने हैं तो उनकी अपनी छुट्टी हो जाएगी, अपनी कुर्बानी देंगे। दूसरी बात यह है कि इस सबसे पहले वो एक और ऑर्डर कर चुके हैं कि रजिस्ट्रार को कि जो आईनी मामलात के केसेज हैं वो आईनी बेंच को जाएंगे। ये जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अब आईनी मामलात को नहीं देखेगी, उसके लिए एक अलग आईनी बेंच होगा जो उन मामलात को देखेगा। और हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और तरमीम कर रही है, मेरे ख्याल में उस तरमीम में उस आईनी बेंच के लिए कमेटी बनाई जाएगी कि उसके बेंच के कैसे रोस्टर जारी होंगे, कैसा कुछ उसके लिए कानून साजी कर रही होगी। लिहाजा मुझे ये नहीं लगता कि मेरा मतलब है कि कोई अब जब कि आज 26वीं आईनी तरमीम को कोई खतरा है। दूसरी बात ये कि मुझे ये भी नहीं लगता कि फुल कोर्ट में जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहेंगे कि हम पहले 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये 5 हैं, बाकी जजेस तो सारे 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हैं। उन्होंने बाइकआउट थोड़ी किया काजी फायद ईसा का और ऑर्डिनेंस को भी मान रहे हैं। लेकिन एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने भी याहिया आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस मान लिया। गंडापुर साहब की प्रेजेंस से आप सवाल उठा रहे हैं, जो कल तक एतराज उठा रहे थे, 26वीं आईनी तरमीम का एतराज उठा रहे थे, एहतजाज की बातें कर रहे थे और आज सर झुकाकर बैठे। क्या करें? क्या कहा था गंडापुर साहब ने? सुनवा देते
हैं? सुनवा देते हैं, सुनवा देते हैं। जी। सीनियर मोस्ट जज के बजाय अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया है। अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया है अपॉइंट, तो इंशाल्लाह हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहां पर हम निकलेंगे, हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हम अपनी अदलिया को गुलाम नहीं बनने देंगे, और हम उसके लिए आवाज भी उठाएंगे, हम तहरीक भी चलाएंगे, हम मार्च भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम मुकाबला भी करेंगे। मुकाबला करना था, कल तक एहतजाज करना था सड़कों पर अगर निकलकर। सीनियर मोस्ट को ना बनाया गया, सीनियर मोस्ट कौन थे? जस्टिस मंसूर, मंसूर अली शाह। तो अली अमीन गंडापुर को तो मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं कबूल करना चाहिए। वो तो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। या अफरीदी साहब 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बने हैं, वो तीसरे नंबर पे थे। तो आज गंडापुर भी उनकी हलफ बर्दारी में मौजूद थे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस में, जिसमें मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला, आयशा, शहजाद गेबू, जो लोग हमें बताया जा रहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम के बहुत खिलाफ हैं, और अगर ये तो काजी फायज ईसा ने 26वीं आईनी तरमीम बचा ली, वरना ये सारे जज 26वीं आईनी तरमीम को एक मिनट में उड़ा के बाहर फेंक देते। एक तो वो सारे आज 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में मौजूद थे, और दूसरा जो सियासी मुकदमा लड़ रही थी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जमात तहरीक इंसाफ, और जो कह रही थी कि अगर सीनियर मोस्ट को ना बनाया गया तो हम इस मुल्क में तूफान ले आएंगे, सड़कें बंद कर गंडापुर साहब, वो भी आज जैसे याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी में बदरजाए उत्तम सर नीचे करके मौजूद थे और कह रहे थे कि हमें याहिया अफरीदी कबूल है। तो फिर आज 26वीं आईनी तरमीम सबको कबूल हो गई, क्योंकि जब आपने उसके नतीजे में बनने वाला चीफ जस्टिस कबूल कर लिया तो फिर आपको सारी तरमीम कबूल है ना। अब आप ये कहेंगे मैं याहिया अफरीदी कबूल है तो आईनी बेंच नहीं कबूल, बे कबूल है तो सारा ही कबूल है, नहीं कबूल तो कुछ कबूल नहीं है। अगर आपको तीसरे नंबर वाला चीफ जस्टिस बनना कबूल है आईनी बेंच। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में रख लिया है, तो ये बड़ा उन्होंने यूनिटी का काम किया है और इसके नतीजे में बड़ा इसी से खस कर रहे हैं बहुत से लोग। लेकिन मैं इसका एक और एंगल भी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि अब आईनी बेंच में तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर नहीं होंगे ना, इस वहां तो फिर अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल होंगे। अब जो अब सीनियरिटी पे तो अब जो आईनी बेंच बनेगा, ये लोगों को इधर अकोमोडेट कर दिया तो ये आईनी बेंच से तो बाहर हो गए। तो अब आईनी बेंच के लिए तो फिर टॉप पे जो सीनियर मोस्ट आदमी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बच गया है वो तो अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल हैं, और उनके साथ मुसरत अल अली और उनके साथ नईम अफगान, और इन सब पर आईनी बेंच बन जाएगा, क्योंकि ये सब तो इधर अकोमोडेट हो गए। ये करेंगे आम आदमी के मुकदमे, वो सुनेंगे आईनी बेंच के मुकदमे। जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर है, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये वाली मंजूर है, तो फिर आईनी बेंच वो मंजूर है जिसमें अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल होंगे। मुझे लगता है इसके बाद जुडिशल कमीशन का जो इजलास होगा उसमें अमीनुद्दीन जो है वो आईनी बेंच के सरबराह बन के सामने आ जाएंगे, और 26वीं आईनी तरमीम का और सारे मुकदमात जो आइन के हैं वो अमीनुद्दीन साहब का बेंच सुनेगा, वो ना अतर मनिल्ला ने सुनने। वैलिड पॉइंट है ये, और फिर वहीं से ही मतलब पता चल जाएगा कि पीटीआई के लिए मजीद सख्तियां क्या होती हैं। मतलब जो लोग आज कह रहे थे ना कि बड़ा जी के देखें सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली की हवाएं चल गई, काजी फायज ईसा के जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आप देखें मुनीब अख्तर साहब की वापसी हो गई और मंसूर अली शाह साहब की, तो अब जो बेंचेस बनेंगे वो सबको कबूल होंगे। उन्होंने कमेटी बना दी। मैं समझता हूँ इस कमेटी में फिलहाल मुनीब अख्तर साहब को डाल के उन्होंने अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल का रास्ता फॉर आईनी बेंच क्लियर कर दिया कि वो उधर चले जाएंगे। अगर वो इस कमेटी में काजी फायज ईसा की तरह अमीनुद्दीन साहब को डाल देते हैं तो फिर मुनीब अख्तर साहब को आईनी बेंच में भेजते। तो अब जब इधर डाल लिया तो फिर आईनी बेंच में तो नहीं जा रहे। तो मेरे ख्याल में आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, वो एक ये दूसरा रुख ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सब जजेस ने याहिया अफरीदी को 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बनने को कबूल कर लिया, वो भी मौजूद थे, और तहरीक इंसाफ ने भी याहिया अफरीदी को 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बनना कबूल कर लिया है। तो अब जब गंडापुर साहब उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे तो फिर कल को एहतजाज किस बात का? फिर तो एहतजाज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और फिर जो है वो अब किस मुँह से, वो क्या कहते हैं, किस मुँह से
काबे जाओगे फराज, तो गालिब फराज नहीं गालिब। तो अब ये किस मुंह से यही कहेंगे जी कि हमें याहिया अफरीदी जो है वो बतौर चीफ जस्टिस कबूल नहीं है। अब और कहाँ गई वो बुकला तहरीक जिसने याहिया अफरीदी के खिलाफ चलना था, और मंसूर अली। आज तो देखिए सब ने मंसूर अली शाह को डंप कर दिया। आज पीटीआई ने भी मंसूर अली शाह को डंप कर दिया। आज जो उनके साथ 5-6 जजेस थे उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि आपकी हमारी लड़ाई, हम इकट्ठे थे सिर्फ काजी फाइज ईसा तक, याहिया अफरीदी पर हम आपके साथ नहीं है जी। इससे बेहतर था मंसूर अली शाह भी याहिया अफरीदी की तकरीब अलबरदारी में शिरकत कर लेते। मतलब वो बाइकआउट करके भरम रह जाता 50 साल की दोस्ती है, वो कहते हैं इकट्ठे चैम्बर किया है, इकट्ठे एचेसोनियन है, तो वो उनकी अलबरदारी में भी शिरकत कर लेते, शिरकत करके उम्रे पे चले जाते। लेकिन मेरे ख्याल में याहिया अफरीदी साहब ने एक तो सबको पैगाम दिया कि हम इकट्ठे, उन्होंने तमाम अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग के ऑर्डर कर दिए। पहले सिर्फ कोर्ट नंबर 1 की लाइव स्ट्रीमिंग थी, अब उन्होंने कहा है कि जी जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे होंगे अदालतों में, जस्टिस अली मोहम्मद मदर साहब को उसका इंचार्ज बनाया है कि हर मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो, और आप जिस भी अदालत का कोई मुकदमा देखना चाहें वो वहाँ से देख लें, या कोई लाइव कट करना चाहें वो कर लें। तो आज चारों वज़राए आला भी मौजूद थे जी। मुराद अली शाह साहब नहीं नजर आए मुझे इतने ज्यादा जी। मुझे सीट भी खाली है उनकी वहाँ पर, लेकिन फेडरल कैबिनेट थी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब मौजूद थे। एक बड़ा अच्छा जेस्चर था और बहुत ही अच्छी तकरीब हलबरदारी हुई, और उसमें गंडापुर भी मौजूद थे। तो फिर मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को भी आ जाना चाहिए था। हाँ, वो नहीं आए, उससे ज़ाहिर है पार्टी का जो खिलाफ है वो बुलाया नहीं गया, और वज़राए आला को बुलाया गया तो वज़राए आला में वो आ गए। क्योंकि अब एक और बात देखनी है, मुझे ये लगता है कि अब पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में ये लिखा है कि ये इनकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो वहाँ करारदाद पास करेंगी तो उसके नतीजे में हो जाएंगे। तो क्या केपी आईनी बेंच बनाएगा पेशावर हाई कोर्ट में? क्योंकि केसेस तो ट्रांसफर होना शुरू हो गए सुप्रीम कोर्ट से। क्या केपी असेंबली वो करारदाद पास करेगी? क्योंकि उसमें शर्त है कि सूबाई असेंबलियों ने करारदाद पास करनी है। अगर गंडापुर साहब आज अलबरदारी में मौजूद हैं तो कल वो फिर केपी में आईनी बेंच भी बनाएंगे पेशावर हाई कोर्ट के लिए। केपी असेंबली करारदाद पास करेगी, और अगर करेगी तो फिर वो भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत होगी। फिर मतलब आपने 26, ये तो नहीं आप कह सकते हमें तरमीम आधी कबूल है आधी कबूल नहीं, यहाँ कबूल है या नहीं कबूल है। तो अगर आपको याहिया अफरीदी बतौर चीफ जस्टिस कबूल हैं, अगर आपको फेडरल में आईनी बेंच कबूल हैं, तो फिर सब जगह ही काबिल कबूल होंगे। मंसूर अली शाह के ख़त की गूंज आज भी सुनाई दी। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली ने पहली मरतबा अपने मकाम को बरकरार नहीं रखा, काश वो ये ख़त ना लिखते, और काजी फाइज ईसा किसी का उधार नहीं रखते। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है काई साहब ने जाती दफ़ा उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। काई साहब अच्छा काई साहब फुल कोर्ट में उनको जवाब दे सकते थे। हाँ, क्योंकि फुल कोर्ट में काई साहब जब तकरीर कर रहे थे वहाँ मंसूर अली शाह तो मौजूद नहीं थे, और उनके हामी कोई जज भी मौजूद नहीं था। तो वो बड़ा एक ओपन ग्राउंड था काजी फाइज ईसा के लिए कि वो चाहते तो मंसूर अली शाह के पूरी करैक्टर असैसिनेशन भी कर सकते थे और उनको तुर्की ब तुर्की जवाब भी दे सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में काजी फाइज ईसा ने अपने फुल कोर्ट की ग्रेस रखी, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जाती दफा खत का भी जवाब नहीं दे के गए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, आपकी मेरी लड़ाई खत्म है, आप जाने और याहिया अफरीदी जाने, आप जाने। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने थे उन्होंने भी पूरे सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद करने की बहुत कोशिश की थी। फुल कोर्ट बनाया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में सबको साथ लेकर चलने की बात की थी, बात पर वो सब जजेस को इकट्ठे करके बिठा लेते थे। लेकिन ये जजेस की अंदरूनी सियासत ऐसी है कि हमने 2-3 चीफ जस्टिस साहिबान को देखा है कि वो जितनी मर्जी यूनिटी की कोशिश कर लें, एक स्टेज आती है कि चीफ जस्टिस की बस हो जाती है, क्योंकि जजों की सियासत ही नहीं ख़त्म होती। मतलब मैं काजी फाइज ईसा का इब्तदाई दौर देखूँ तो फुल को कई सालों से जो फुल कोर्ट नहीं हुआ था वो फुल कोर्ट हो गया, और उसमें कितनी मुखालफत देखने में आई। और काजी साहब ने सबको साथ बिठा लिया, मुकदमात मिलके बन रहे, बेंचेस मिलके बन रहे,
उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में सियासत खत्म हो गई है, काजी फायज ईसा आए, उन्होंने ताहत कर दिया। लेकिन आप ये देखिए ना कि एक स्टेज पे आकर चीफ जस्टिस की बात हो गई काजी साहब की कि आप सियासत करना बंद ही नहीं करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का एक ग्रुप पॉलिटिक्स करता है, वो हर चीफ जस्टिस को नाकाम कर देता है। मुझे खदशा है कि आज याहिया अफरीदी ने यूनिटी के लिए जो स्टेप्स उठाए हैं, 3-4 माह बाद 6 माह बाद याहिया अफरीदी भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यार इस तरह तो मैं नहीं चल सकता। अच्छा, कि आप हॉस्टेज कर लेते हैं, आप सियासत करते हैं, आप बेंच बनने नहीं देंगे, आप चीफ जस्टिस को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे, आप इख्तियारात छीनने की कोशिश करेंगे, आप मतलब यरगमाल बना लेंगे कमेटी को, तो फिर चीफ जस्टिस सोचता है यार मैं चीफ जस्टिस हूँ, ये मुझे साथ कर क्या रहे हैं। तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है कि ये एक ग्रुप है जो आया तो है सुप्रीम कोर्ट में, ये इनमें से ज्यादातर जूनियर जजेस हैं जो प्रमोट हुए हैं, जो सीनियरिटी के असूल को नजरअंदाज करके प्रमोट हुए हैं, लेकिन वो ऐसी सियासत कर रहे हैं कई सालों से जिसकी वजह से पूरे सुप्रीम कोर्ट का माहौल खराब हो। सियासी जमातों के साथ मिलकर सियासी जमातों के एफिलिएशन को इनको नहीं चाहिए अभी ये तौबा कर लें कि आगे सियासत नहीं करनी है, हमारी काजी फायज ईसा तक लड़ाई थी, आगे नहीं करनी। पर मुझे खदशा है ये याहिया अफरीदी के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने काजी फायज ईसा के साथ। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे ईरान पर जो फ़िज़ाई हमला इसराइल ने किया है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब आपको बताएं कि इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था इसराइल पर, और तभी ये सोचा जा सकता था कि ये अब इसराइल खामोश नहीं बैठेगा, और वही हुआ कि जवाबी कार्रवाई कर दी है इसराइल ने। और इसमें जो नुकसान हुआ है, धमाके हुए हैं, उस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तेहरान से हैं डॉक्टर राशिद नकवी साहब। राशिद नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कितना नुकसान हुआ है ईरान का? अब ईरान की तरफ से भी क्या फिर एक बार से जवाबी कार्रवाई होगी, इसराइल पर हमला किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं उसमें तो 2 कैजुअलिटीज तेहरान की हैं, लेकिन जो खुद इंटरनेशनल मीडिया में भी और यहाँ के मीडिया में भी और इसराइल की तरफ से ये था कि वो दावा उनका ये है कि उन्होंने 20 टारगेट्स को हिट किया है, और इसमें 3 सूबे जो हैं उनकी मुख्तलिफ बकौल इसराइल के कि उन्होंने एक उनका सूबा बनता है ईलाम जो इराक के बॉर्डर के साथ बनता है, इसके अलावा एक खुजिस्तान है कि जो अरब सूबा है, और तीसरा जो है वो तेहरान और उसके अतराफ के। अब इसराइल का दावा तो ये है कि उसने 20 टारगेट्स को हिट किया है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटीज है, क्योंकि मैं तो सब तेहरान में बैठा हूँ और खासकर जिस इलाके में इनका दावा है कि उस पर उन्होंने हमला किया, हम तो रात को सुकून सोए, सुबह उठे और ना तो हमें कोई लंबी चौड़ी आवाजें सुनाई दी, और बाद में हमने जब खबरों में देखा और छतों पे चढ़ के देखा तो कहीं पे ना तो कहीं धुआं उठता हुआ नजर आया, ना ही कोई इमारत कोई ऐसी नजर आई कि जो इस तरह की ब्लास्ट के बाद अमूमन होता है। तो हमला तो हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है कि इस सतह का नहीं था, या जो टारगेट्स थे या इनको फजा में ही इन्होंने तबाह कर दिया ईरान के पास जो दिफाई निजाम था, या उसकी इतनी पावर नहीं थी कि वो उसने जिन जगहों पे हमला किया है वहां पे कोई मसलन कोई आग, कोई धुआं, कोई बड़ा ब्लास्ट, तो ग्राउंड रियलिटीज कुछ और कहते हैं हमने फौजी राशिद नकवी साहब वो कहते हैं कि जो फौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है, जहाँ मिसाइल जहाँ बनते हैं उन जगहों को निशाना बनाया है। तो फौजी तनसीबात एक इसमें मैं अर्ज करूं कि ईरान का जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है कोई भी जमीन के ऊपर नहीं है, और खुद ईरान ने कई दफा अपने पूरे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का सिस्टम है, उनकी तनसीबात है, वो कई मीटर अंडरग्राउंड है, और उनके लिए जो जिस तरह के मिसाइल चाहिए वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। और अगर फर्ज करें ये कहते हैं कि हमने कुछ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, तो उसको कुछ असरात होने चाहिए। चले ईरान फर्ज करें उसको नहीं शो कर रहा, तो खुद इसराइल को भी चीजें सामने लानी चाहिए। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अभी जो चीजें सामने भी आ रही हैं इक्का दुक्का साबित हो रही है, ये तो किसी और मुल्क की, किसी और इलाके की हैं, तो कोई हकायक अभी तक सामने नहीं है। अभी मैं नहीं कहता कि तो मैं कह रहा हूँ 100% कोई दुरुस्त है, लेकिन जो हमलावर है उसके पास भी अभी तक कोई ऐसी दलील नहीं है कि जिससे हम ये कह सके कि उसके हमले कामयाब रहे। तेहरान में माहौल क्या है? पासदारान इनकलाब का
और खामनाई साहब का रिस्पांस थे कि हमला तो हुआ है। अब आप कहें कि जी उसकी शिद्दत कम थी या ज़्यादा थी, ईरान पर हमला तो हुआ है, तो क्या रिस्पांस है? तेहरान जवाब देगा दोबारा या अब इस सिलसिले को वो बंद करना चाहते हैं? देखिए नहीं, ईरान का तो ये मिजाज रहा है माजी में भी कि वो खामोश तो नहीं रहता। वो उसको एस्टिमेट करेगा कि उसका जो उस पर जो हमला किया गया उसकी नौयत कितनी थी और उससे कितनी कैजुअलिटीज या नुकसानात हुए और उसका जवाब देना। चूंकि ईरान का मसला दो तीन उन्वान से बड़ा है। एक तो ये कि ईरान हमेशा कभी भी किसी हमलावर को जो है वो इस तरह माफ नहीं करता, उसको जवाब देता है। ये तो 8-10 साल इन्होंने जंग लड़ी है, इनके यहाँ तो जंग एक मामूल है। जो इनके फौजी लोग हैं या जो इनके सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी के हैं वो तो जंग में ही पड़े हुए हैं, जंग ही उनका एक्सपीरियंस है। तो दूसरा ये है कि बहरहाल एक दीनी जज्बा अपनी जगह पे है कि जो आप ईरान, तेहरान और बिलखसूस क्योंकि शिया सियाती इलाका है और यहाँ पे करबला और सैयदुश्शुहदा, इमाम हुसैन, शहादत, ये वो चीजें हैं कि जिसके लिए तो लोग तड़पते रहते हैं कि हमें काश भी मौका मिल जाए अपने वतन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, और हम शहादत के लिए तैयार हैं। तो ये जो जज्बा है ना, ये तो है अपनी जगह पे, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, इसका जवाब किस अंदाज से देखिए ईरान राशिद देगा। साहब, जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो हमने इमेजेस देखे कि लोग तेहरान की सड़कों पर खुशी मनाने और जश्न मनाने के लिए निकले थे। आज जब तेहरान पर हमला हुआ है तो आज लोगों के सेंटिमेंट्स क्या हैं तेहरान में? वो तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हम तो जब सुबह उठे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग दफातर की तरफ जा रहे हैं, शहर आबाद है, रवां दवां ट्रैफिक, कोई यानी अगर कोई बाहर से जिसके पास खबर ना हो कि हमला हुआ है, वो जो सामने चीजें नजर आ रही है उससे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा था कि हमला हुआ है। हमें भी, मैंने आपको बताया ना कि मैं तो उस इलाके में था कि जिसके बारे में इनका दावा है कि उसके करीब धमाके हुए, तो हमें तो अपने घर में भी धमाके महसूस नहीं हुए। और इसी तरह हम जब बाहर निकले, बच्चे कोई रास्ते बंद किए हुए हैं उस तरफ जाने के ईरानियन गवर्नमेंट ने कि कोई जाकर देख सकता है, या बंद है वो रास्ते? कोई किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा जो होता है ना, आपके दो तेहरान के अंदर दो एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोहम्मदी एयरपोर्ट है, दूसरा मेहराबाद जो डोमेस्टिक है। दोनों की परवाजें रूटीन के मुताबिक चलती रही। एक हल्की सी खबर आई थी कि कुछ देर के लिए जो है वो परवाजों का सिलसिला रोका जा रहा है, लेकिन उसकी भी बाद में तरदीद आ गई और कोई चीज ऐसी महसूस नहीं हुई कि जिससे हम ये कह सकें कि भाई ये हमले का नतीजा हो सकता है। देखिए अब राशिद नकवी साहब, जब ईरान ने हमला किया था तो इसराइल ने कहा हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने 99% मिसाइल जो हैं वो फ़ज़ा में ख़त्म कर दिए। आज जब इसराइल ने हमला किया है तो ईरान कह रहा है हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे सिस्टम ने सारा तबाह कर दिया। ये दोनों ममालिक जो हैं ये फिक्स मैच खेल रहे हैं कि लड़ भी नहीं रहे और लड़ाई दिखा भी रहे हैं, या नुकसानात दोनों ने छुपाए हैं? मतलब देखिए इसराइल ने छुपाए हैं तो कुछ दिन के बाद वाजे होके सामने भी आ गए। उनके अपने बाद सहाफियों ने, बाद इंटरनेशनल मीडिया ने उन चीजों को बताया कि कौन कौन से एयरपोर्ट्स, कौन कौन से उनके हवाई अड्डे, कौन कौन से उनके मराकज जो है वो लिस्टें सामने आ गई और उसमें जो नुकसान हैं वो भी सामने आ जाए। और अगर ईरान के अंदर भी ऐसा हुआ तो ईरान तो इसराइल से ज्यादा ओपन मुल्क है और उसमें तो नहीं छुपाया जा सकता। इसराइल तो एक 100% एक सिक्योरिटी स्टेट है, उसकी तो हर चीज पे सेंसर है, उस पर हर चीज पे कंट्रोल है। ईरान तो बहुत आजाद मुल्क है। आज भी आप कोई भी आके तेहरान के अंदर, खुजिस्तान के अंदर जाए, देखे, अपनी फिल्में बनाए, कर सकता है, किसी की कोई रुकावट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपके किसी टीवी चैनल ने कहा जी आप हमें रोड की एक जो है वो बताएं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो इत्तेफाक से मैं बाहर निकला, तुम्हारे एक पाकिस्तानी ताजिर मुझे नजर आ गए। तो मैंने कहा भाई मैं तो रोड पे खड़े होकर तस्वीर बनाने से रात, तुम बोलो तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो, यही उर्दू में बात करो, मैं तुम्हारी बात जो है वो किसी फला मीडिया को भेज देता हूँ। तो उसने वहीं पे खड़े होकर कहा कि मैं अभी अपनी दुकान से वापस आ रहा हूँ, सारा दिन कस्टमर भी आते रहे, सारा सिलसिला रहा। यानी एक पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ तेहरान में। अच्छा, खामनाई साहब की हमने खबरें सुनी है कि उन्होंने कहा है कि हम बदला लेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने? देखिए ये स्ट्रेटेजी अभी इस उन्वान से रहबरे इनकलाब का कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वो असूली पॉलिसी उनकी हमेशा है।
वो ईरान की जो उसूली पॉलिसी है वो उनकी पहले से तयशुदा है कि किसका जवाब देना है, कितना जवाब देना है। वो इस तरह के छोटे मोटे हमलों के फौरन बाद फैसले थोड़े होते हैं कि आज हमला हुआ है तो फौरन फैसला हो जाएगा। वो तो उसके कई ए प्लान बी प्लान जो है वो पहले से मौजूद होते हैं कि ये हमला होगा तो इसका ये जवाब देंगे, उसका होगा तो ये जवाब देंगे। इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर आप अवामी रद्द अमल या अवामी मिजाज पूछ रहे हैं तो तेहरान के अंदर तो कुछ भी नहीं है। मैं अभी चूंकि खुजिस्तान और जो दूसरा इलाम है उसकी मैंने सिर्फ टीवी पे कवरेज देखी है, अपनी आंखों से नहीं देखी। उस पर मैं तो जो टीवी की बात भी मैं नकल करूंगा। ये तो मैं खुद अभी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मैं भी अपने घर से आया हूँ और पूरा देखा है मैंने, पूरा आधा तेहरान आप कह सकते हैं कि मैं देख के आया, पता ही नहीं है वहां पे कुछ हुआ है। अच्छा, अब अमेरिका ने इस हमले का दिफा किया है, उन्होंने कहा इसराइल ने अपना दिफा किया है, पाकिस्तान ने इस हमले की मजम्मत की है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम देखते हैं कि इसराइल की हिमायत ज़्यादा है। ये अरब ममालिक की हिमायत ईरान को हासिल हुई है इस हमले पे, या अरब ममालिक का क्या रिस्पॉन्स तेहरान को मिला इस पे? देखिए, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, अमेरिका और इसराइल तो एक है। अमेरिका और मगरब इसराइल इस वक्त तो सारे का सारा इसराइल के साथ खड़ा है। ये तो कोई जिसे कहते हैं कि जाहिल आदमी ये कहे कि नहीं जी अमेरिका की पॉलिसी और इसराइल की पॉलिसी है, जाहिरी तौर पे इक्का दुक्का बयान दे देते हैं। लेकिन इस वक्त इसराइल के पास जितनी टेक्नोलॉजी है, इस वक्त जो अरबों उन्होंने गजा के बेचारे लोगों को मारने के लिए जो असला दिया है, जो सिफारती मदद की है, जो सियासी मदद की है, जो फौजी मदद की है, तो किसने की है? वो तो पहले चंद दिनों के अंदर इसराइल ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मेरे पास तो। हाँ, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि इसराइल के पास जो जहाज हैं, इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है, ईरान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ईरान के पास कम तर टेक्नोलॉजी है। तो फिर आज इसराइल ने जानबूझकर महदूद हमला किया है, बड़ा हमला हो सकता है बाद में। देखिए, ये तो मुकाबले में जब आता है ना मैदान में तो उस वक्त पता चलता है। यमन का और सऊदी अरब का आप मवाजना कर लें, किसके पास कितने जदीद तरीन हथियार थे, और यमन बेचारे जिनके पास पहनने के लिए जूते नहीं है और पहनने के लिए जिसे कहते हैं कि पूरा लिबास नहीं है, और उन्होंने किस अंदाज से मुकाबला किया। और अब भी वो किस अंदाज से रेड सी के अंदर जो है अमेरिका से टकरा गए हैं, वो अब बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा गए। तो बाद दफा सिर्फ असला काफी नहीं होता, उसके पीछे अज़्म और इरादा भी जरूरत होता है। उसके पीछे वो जो अपने सरजमीन के लिए लड़ने की जो ख्वाहिश होती है वो भी होती है। इसराइली तो वहां पे सारे किराए के लोग बैठे हैं, उनपे तो थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। जब उनके पास देखेंगे कि खतरा बढ़ रहा है तो ये सब भाग भूग जाएंगे। ना उनकी अपनी सरजमीन है, ना उनका अपना कोई वहां से उसके साथ कोई इश्क है उस इलाके से। ये किराए के लोग हैं, ये ज्यादा नहीं चलेंगे। ये आपने दुनिया में और भी जंगे देखी है। वियतनाम में क्या किया था, वियतनाम और अमेरिका की बराबरी की जा सकती है। अफगानिस्तान और अमेरिका को भी टेक्नोलॉजी में बराबर थे, लेकिन शिकस्त किसको हुई? बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब। राशिद नकवी साहब तेहरान की सूरत हाल बता रहे थे कि कोई नुकसान ऐसा जिस तरह से नहीं है। उनके मुताबिक चीजें काफी नॉर्मल हैं, और इसराइल का क्लेम तो बहुत है, और चीजें नॉर्मल हैं। अच्छी बात है, नॉर्मल है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जी, बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब आपका। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आने के बाद डिस्कस करेंगे मजीद खबरें भी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ट्विटर और एक्स हैंडल पर इस टाइम जो लड़ाइयाँ चल रही हैं फवाद चौधरी के एक ट्वीट के बाद ऐसा यूँ समझ लीजिए कि ट्विटर मैदान जंग बन चुका। और उसके बाद ना सिर्फ हिबा चौधरी, फलक जावेद, सनम जावेद और अजहर मशवानी भी मैदान में कूद पड़े और बाकायदा तौर पर लफ्जी गोलाबारी हुई है। मैं चाहूँगी मुजम्मिल साहब, आप ये तमाम ट्वीट्स जो इस टाइम हमारे सामने भी मौजूद हैं, इन सब पर रोशनी डालिए कि इस टाइम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर वाकई में क्या हो रहा है, कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, पहले वो बता दीजिए। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा ने तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुँचाया है तो फ़ायज़ ईसा के वकील और 2 पार्टनर हामिद खान और सलमान अकरम राजा इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। दोनों ने अपनी ज़ाती मफाद के लिए पार्टी मफादात कुर्बान किए। दोनों फ़ायज़ ईसा के लिए काम करते रहे और आखिरी महीने में जब यकीन हुआ तो काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ हो गए। जी अच्छा, ये चौधरी फवाद साहब ने एक ट्वीट किया कि इन दोनों के ख़िलाफ़, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये कौन सी क़यादत है, इससे अच्छा तो इस्टेब्लिशमेंट को सूबेदार ऑफिशियली लगा दे। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर नवाज शरीफ का वकील है
और बाकी कौन लोग हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने हमें तशद्दुद और जेलों का निशाना बनाया, लेकिन इनको जब इमरान खान जेल में है, इनकी सियासी ज़िंदगी है, जब इमरान खान सलाखों से बाहर आएंगे तो ये नज़र भी नहीं आएंगे और इनको हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया पार्टी के नुमाइंदे। एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत। फवाद चौधरी की बेसिकली जंग ये है कि हमारे सर पर ये मुसल्लत है, ये पार्टी के ठेकेदार बन के बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सलमान अकरम राजा नवाज शरीफ के वकील रहे हैं, सलमान अकरम राजा और हामिद खान जो हैं वो काजी फायज ईसा के पार्टनर्स रहे हैं। ये लड़ाई है। अच्छा, इस लड़ाई के बाद सलमान अकरम राजा ने वो फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पीटीआई के तमाम केसों से अलग कर दिया सलमान अकरम और उनको उन जो लीगल ग्रुप्स थे उनसे भी निकाल दिया। और इसका ऐलान जो है ना अजहर मशवानी ने इसको कंफर्म भी किया है कि हम मोहतरम फवाद चौधरी साहब, हम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि अगर आप इमरान खान के खैर खां हैं तो ज़ालिमों पर तनकीद करें, मजलूमों पर नहीं। उनका बोला हम पर तनकीद ना करें, दूसरी तरफ करें। अब आपकी गोलाबारी का कोलेट्रल जैमत फैसल चौधरी भी बन गए। मतलब उन्होंने कहा कि जो गुफ्तगू फवाद चौधरी कर रहे थे हमने उसका बदला फैसल चौधरी से ले लिया, क्योंकि हम फवाद चौधरी से तो ले नहीं सकते थे, वो कौन सा पार्टी में है। फैसल चौधरी इमरान खान के केसेस कर रहे थे, मुख्तलिफ केसेस, तो उनको सब केस उनसे वापस ले लिए। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि फैसल चौधरी ने पीटीआई फवाद चौधरी से पहले ज्वाइन की थी, 5 साल पहले ज्वाइन की थी। फवाद चौधरी बाद में आए हैं, फैसल चौधरी पहले पीटीआई में थे, लेकिन इस कोलेट्रल डैमेज में अब फैसल चौधरी साहब को भी निकाल दिया गया है। उसके बाद इस लड़ाई में फिर वो सनम जावेद और फलक जावेद भी आ गई, हिबा, फिर ये खवातीन इस लड़ाई में घुस गई। और फलक जावेद, वो आप बता दें, मर्दों की लड़ाई मैंने बता दी है, खवातीन की आप बता दें। फलक जावेद ने फवाद चौधरी साहब के ट्वीट का मेंशन करके जो रीट्वीट किया कि सलमान अकरम राजा आपकी तरह भागे नहीं हैं, मुश्किल वक्त में वो साथ खड़े हुए हैं और वैसे भी हमारी जमात के मामलात हैं, आप देख लें, आप निकलें, शाबाश, शुक्रिया। हिबा चौधरी वो आई हैं जी सामने, वो फवाद चौधरी साहब की बेगम है और कह रही हैं कि आप अपनी बकवास बंद रखें और FIA में पेश हों। जुमा 8 दिन तुम्हें हुए नहीं हैं आए हुए, अपनी हद में रहो। जिसके बाद सनम जावेद साहिबा आती हैं, जो फलक जावेद की बड़ी बहन कहती हैं वैसे तो मुझे ट्विटर पर चल रही लड़ाइयों को देखकर खुश होना चाहिए क्योंकि मेरी जान छूटी हुई है, लेकिन फिर भी सबसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि समझदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जिस पर हिबा चौधरी ने फिर से कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मगर बेवजह की तनकीद करना नामुनासिब बात है, फैसला खान साहब पर छोड़ देना। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आपको पता है जब सनम जावेद पहली दफ़ा रिहा होकर दोबारा गिरफ्तार हुई थी तो फवाद चौधरी साहब के घर से गिरफ्तार हुई थी। इन्हें पीटीआई का कोई लीडर लेने नहीं आया था, तो फवाद चौधरी साहब अपने घर ले गए थे और फिर वहाँ से इनको दोबारा, जिसके बाद पूरी पीटीआई ने कहा कि फवाद चौधरी और हिबा फवाद ने सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार करा दिया, जिसकी उन्होंने तरदीद की। तो सनम जावेद और फवाद चौधरी की फैमिली के एक पर्सनल रिलेशंस अपनी जगह मौजूद है। मुझे लगता है उन पर्सनल रिलेशंस की वजह से सनम ने ना कूल डाउन करने का इफेक्ट डाला है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने जो तनकीद की है सलमान अकरम राजा और हामिद खान पर कि ये सलमान काजी फायज ईसा के पार्टनर्स रहे हैं, आखिरी महीने में ख़िलाफ़ हुए हैं, सारा वक्त साथ रहे हैं और ये इन्होंने कोई ख़ास तनकीद नहीं की पूरे पीरियड में, उसके नतीजे में उसका बदला उन्होंने फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को निकाल के लिया है और फैसल चौधरी को जो है वो पूरे सब केसों से अलग कर दिया गया है। और कहा जाता है कि फैसल चौधरी साहब जब जेल में इमरान खान को मिले हैं तो उन्होंने इन सब की शिकायत भी लगाई है, जिसके बाद इनको बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग लड़ाई चल रही, फवाद चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा। उसमें पीटीआई का सोशल मीडिया, अजहर मशवानी, सनम जावेद, फलक जावेद, हिबा फवाद, सारे लोग जो हैं उसमें आ गए हैं। और अगर ये सामने होता है तो गुत्था। और मुझे लगता है सलमान अकरम राजा ने अपने खुद तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अजहर मशवानी, सनम और फलक से जवाब दिलवाए हैं। सेक्रेटरी जनरल है, उनका मतलब है पार्टी के बाकी लोग जवाब दें, मैं क्यों जवाब दूँ। ठीक जी नाज़रीन, अब क्रिकेट की थोड़ी सी बात कर लें क्योंकि बड़ी खुशखबरी है। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेट से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ भी जीत ली है। सदर आसिफ अली जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुबारकबाद और खुशी का इजहार हमारे सामने ही है। हमें ज्वाइन किया है, मुजम्मिल साहब तो मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में ही, हमें ज्वाइन किया है याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने। याहिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये पाकिस्तान की 3.5 साल बाद होम सीरीज़ में पहली कामयाबी है, कौम के लिए तो बड़ी खुशी की खबर है। आप कैसे देखते हैं? सना, जो आपका इंट्रो है ना उस पर मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। आपने कहा कि आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिकेट की, आप थोड़ी सी बात नहीं होगी क्रिकेट की, क्योंकि आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को
घर में शिकस्त दी है, उस टीम ने शिकस्त दी है जिसके सरवरा सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। जब से उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को टेक ओवर किया, हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए, इंडिया से हार गए, हमारी खवातीन टीम परफॉर्म नहीं कर रही, हमारी इमर्जिंग टीम परफॉर्म नहीं कर रही, हम घर में बांग्लादेश से हार गए। तो ऐसे में हमारी टीम का इंग्लैंड की बड़ी टीम को अपने घर में शिकस्त देना, और जिस तरह आपने बताया कि एक तवील अरसे के बाद होम ग्राउंड पर हमने कामयाबी हासिल की है, और एक ऐसे वक्त में हमने फतह का अलम बुलंद किया है जब पड़ोसी मुल्क भारत में जो है वो इस वक्त खामोशी है। इस वक्त वहां पर जो है वो लोग गमज़दा है क्योंकि उनको तारीख में पहली मर्तबा न्यूजीलैंड ने घर में आकर शिकस्त दे दी है। 12 साल के बाद वो होम ग्राउंड पर हार गए हैं। तो इस खुशी का जो मंजरनामा है या वो कहते हैं कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और सब सीनियर्स को बिठाने का फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? क्योंकि सबको निकाला है तो वो कहते हैं जीत शुरू हुई है। जब तक वो सीनियर्स टीम में थे जीत नहीं पा रहे थे। अब ये सीनियर्स के निकलने की वजह से जीते हैं या स्पिन विकेटों की वजह से जीते हैं? क्योंकि अगर सीनियर्स के निकलने की वजह से जीते हैं तो फिर उनको दोबारा ना रखें, जीत कायम रखनी है। मुजम्मिल सोहेल वर्दी साहब, आपका बड़ा गहरा तज्जिया है, तबसरा है सियासत के मैदान में, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई सीनियर जो है कभी बाहर होता नहीं है। लेकिन हमारी क्रिकेट का जो एक अलमिया है वो ये है कि वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो यहाँ पर मसला यहाँ पर ये है कि हम राइट मोमेंट फॉर द राइट जॉब डिसीजन ले नहीं रहे। और क्रिकेट के खेल में किस तरह इस्तेमाल की जाती है कि फॉर्म जो होती है वो टेम्पररी होती है, क्लास परमानेंट होती है। तो हमको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए थी कि बाबर आजम अगर टीम में नहीं है और उनके बगैर अगर हम जीत गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम छोटे हो गए हैं, शाहीन आफरीदी की अब इस टीम में जगह नहीं बनती, नसीम शाह का करियर खत्म हो गया है। देखिए, बात दरअसल ये है कि वक्त की जरूरत थी। हमको इंग्लैंड को ट्रैप करने के लिए इस तरह का जाल बिछाना था जहां पर उनके बैट्समैनों को स्पिनर्स के शिकंजे में पकड़ना था। और शायद हमने वो गलती बांग्लादेश के खिलाफ की, शायद हमने वो गलती माजी में सीरीज में की, लेकिन इस बार आकिब जावेद के आने के बाद हमें जीत का वो फॉर्मूला मिला जो कि काम कर गया। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस जीत का मतलब ये नहीं है कि अब ऑल इज वेल। देखिए, इस वक्त ये ना परमानेंट सोल्यूशन है, इस वक्त ये वक्त की जरूरत थी। हमको वक्त के साथ चीजों का फैसला करना चाहिए। जिस तरह हमने घर में इंग्लैंड को शिकस्त दी, वही गलती इंडिया ने की है अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ। उन्होंने बारिश के बाद अगले दिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर ली। फिर उनके बड़े नाम जो है विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, KL राहुल हो गए, उनसे रन्स नहीं हो रहे तो वो उनको कंटिन्यू किए हुए हैं। तो एक बार फिर मैं यही कहूंगा कि जिसकी फॉर्म है उसको आपको मौका देना चाहिए। आज जो 40 विकेटें हासिल की हैं 4 इनिंग में, साजिद खान ने 19 आउट किए, 20 खिलाड़ियों को नुमान ने आउट किया, एक का ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है, एक का ताल्लुक KPK से है। इनको हमने कहीं गिनती में नहीं रखा हुआ था, लेकिन आज वो हमारी जीत की जमानत बन गए हैं। तो बुनियादी वजह यह है कि हमने सही वक्त में सही खिलाड़ियों का इंतखाब किया। फिर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम की वापसी होगी या कामरान गुलाम को ही चांस दिया जाएगा आपकी नजर में? देखिए मुजम्मिल सोहेल वर्दी साहब, बात दरअसल ये है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से हमारे लिए एक मुश्किल जगह रही है। और क्यों नहीं बाबर को आप मौका देंगे, क्यों नहीं आप शाहीन को वहां खिलाएंगे, क्यों नहीं आप नसीम को खिलाएंगे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया का जो एटमोस्फेयर है वो जरा डिफरेंट है। वहां पर ऊंचे उछाल वाली पिचें हैं, वहां पर सीने के ऊपर बॉल आएगा, वहां पर डेड पिचेस नहीं होंगी, वहां पर स्पिनर्स के लिए साजगार कंडीशंस नहीं होंगी। तो वहां पर उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको टीम का इंतखाब करना होगा। वहां पर ट्राई एंड टेस्टेड खिलाड़ियों को आपको मौका देना हो। व्हाई नॉट? आप बाबर को टीम में रखें, आप शाहीन को टीम में रखें, आप नसीम को टीम में रखें, लेकिन उनके ऊपर भी अब भारी जिम्मेदारी आयद होगी क्योंकि हमारी टीम ने घर में इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को शिकस्त दी है। ये मामूली बात नहीं है। अच्छा, आपने कहा वहाँ पिचेस जो हैं वो होंगी। ये पिंडी वाली पिच पर भी बहुत तनकीद हो रही है कि बॉल लो रख रह रहा था, अब आपने पंखे लगा दिए, आपने पहले दिन से ही पिच को चौथे दिन वाली पिच बना के खिलाया। आप ये तनकीद कबूल करते हैं कि मेरा मतलब है कि ये पहले दिन ही पिच ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे 5वें दिन की या चौथे दिन की पिच है, और ये आप ये कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच नहीं थी? मुजम्मिल सोहेल वर्दी साहब, पिंडी में तो अपनी मर्जी चलती है ना, और किसी की मर्जी चलती नहीं है। तो इस बार काले पर्दे भी लगे, बड़े बड़े पंखे भी लगे, पिच के ऊपर से घास भी हटा दी गई। और ये जो तनकीद करने वाले लोग हैं, जो बात कर रहे हैं कि जी हमने स्पिन पिचेस बनाकर जो है इंग्लैंड को ट्रैप कर लिया, तो देखिए इंग्लैंड में आप जाते हैं सेम स्विंग एंड सीम कंडीशन में आप जाके ट्रैप हो जाते हैं। आप साउथ अफ्रीका में जाकर, न्यूजीलैंड में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऊंचे उछाल वाली बाउंसी ट्रैक के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं।
देखिए ये हमारी पिच है, ये हमारा सवाबदीदी इख्तियार था। जो गलती हम कर रहे थे माजी में, जिस तरह सना किवान ने बताया कि हम 3.5 साल के बाद अपने होम ग्राउंड पर जीते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमको अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। हमने अपनी ताकत के साथ असल बलबूते के ऊपर क्रिकेट खेली और कोई हमारे ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकता कि हमने अपनी मर्जी की पिच बनाई। भाई हमारा घर है और हमें इस बात की मुकम्मल इजाजत है। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के स्टैंडर्ड प्रोसीजर रूल को फॉलो किया है और उसके मुताबिक पिच प्रोड्यूस की है। इंग्लैंड भी 3 स्पिनर को खिला रहा था, हम भी 3 स्पिनर को खिला रहे थे। हमारे स्पिनर का जादू चल गया, उनके स्पिनर का जादू नहीं चला। अच्छा नहीं, अब देखें, एक बड़ा फ़खर जमान ने ट्वीट किया कि विराट कोहली की 3 साल में परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। उन्होंने एवरेजेस के साथ उसको ट्वीट किया, तो उन्होंने कहा कि अगर बाबर आजम भी बुरा परफॉर्म कर रहा है तो हमें इंडिया की तरह, जैसे इंडिया विराट कोहली को खिलाई जा रहा है, हमें बाबर आजम को खिलाते रहना चाहिए और ड्रॉप नहीं करना चाहिए। दूसरी राय ये है कि ये को फॉर ग्रांटेड स्पेस थोड़ी है पाकिस्तानी टीम की, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप नहीं परफॉर्म करते, आप बाहर बैठे, नए लड़के को चांस दें। उसने आते ही 100 कर दिया, बाबर आजम से 2.5 साल से 100 नहीं हो रहा। तो सवाल आप इसमें से किस थ्योरी के साथ हैं कि अगर नहीं भी परफॉर्म कर रहा तो हमें बड़ा नाम खिलाते रहना चाहिए, या वो नहीं कर रहा तो नए खून को जगह देनी चाहिए, उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और उसको बड़े को बाहर बैठा देना चाहिए? देखिए मुजम्मिल सोहेल वर्दी साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है और आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं कि बाबर आजम पहले खिलाड़ी नहीं है। खराब कारकर्दगी की वजह से जावेद मियादाद साहब को भी ड्रॉप किया गया और जब 92 वर्ल्ड कप इमरान खान जीत कर आए, उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, खिलाड़ियों ने उनके साथ खेलने से मना कर दिया, तो उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। यूनुस खान, जो पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला खिलाड़ी है, उसको भी खराब कारकर्दगी के ऊपर तनकीद का सामना करना पड़ा। शोएब मलिक ड्रॉप हुए, मोहम्मद हफीज ड्रॉप हुए, वकार यूनुस, वसीम अकरम को 2003 वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद एयरपोर्ट पर उतरने से पहले ही ये परवाना थमा दिया गया कि आप आपकी हमें जरूरत नहीं है। तो बाबर आजम इनसे बड़े खिलाड़ी तो नहीं है, बाबर आजम क्रिकेट से बड़े तो नहीं है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, जो आपने फखर जमान की बात की। देखिए फखर जमान ने अपनी इस ट्वीट के ऊपर माफी भी मांग ली है क्रिकेट बोर्ड से। क्रिकेट बोर्ड ने उनकी सरजनीश भी की। कुछ अर्से पहले कनेक्शन मीटिंग में उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी से खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से गुफ्तगू की थी। वो उनका जायज मुतालबा था, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का ये सवाबदीदी इख्तियार है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। वो उनके डोमेन में गए और उन्होंने गलती की। बात दरअसल ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी हैं। उनकी अहलियत, उनकी सलाहियत के ऊपर ना कोई सवाल था ना कोई सवाल रहेगा। खिलाड़ी कभी अच्छा नहीं खेलता। या मैं इस सवाल को रीफ्रेज कर देता हूँ कि हमारे यहाँ जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कप्तानी और सियासत जब टीम में ले आते हैं कि एक कप्तानी की लड़ाई ले आते हैं, बाबर आजम कप्तानी की लड़ाई में उलझ गए हैं, या टीम में सियासत की वजह से अपनी ग्रुप बंदी में उलझ गए हैं। क्योंकि अगर हम कहें कि बाकी विराट कोहली को किसी की कप्तानी में खेलने में एतराज़ नहीं, उसको नहीं, लेकिन हमारा खिलाड़ी जो है, आपने जितने भी नाम लिए, ये अपनी ख़राब कारकर्दगी की वजह से कम और सियासत की वजह से ज़्यादा आउट हुए कि इनकी वजह से टीम में सियासत आ गई। आज भी सियासत आ गई। शाहीन अफरीदी भी कप्तान बनना चाहता है, बाबर आजम भी बनना चाहता है, वो उसको नहीं जीतना देखना चाहता, वो उसको नहीं जीतते देखना चाहता। फिर बोर्ड ने कहा दोनों ही घर बैठ जाओ। मुजम्मिल सोहेल वर्दी साहब, बात दरअसल ये है कि किसी शायर ने खूब कहा है कि आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। आप ग्राउंड में नहीं हार रहे थे, आप ड्रेसिंग रूम में हार रहे थे। आज आपने वो मनाजिर देखे जब विनिंग शॉट खेला ईशान मसूद ने, वो जो मंजर था वो हमारी आंखें देखने के लिए तरस गई थी। जो खिलाड़ियों के चेहरे पर चमक थी, जो दमक थी। आपने विराट कोहली की बात की, 2022 T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम अगले मरहले में नहीं गई, उन्होंने विराट कोहली को कप्तानी से उतार दिया। उसके बाद आप देखिए डिसिप्लिन के मामले पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हार्दिक पांड्या को उन्होंने कप्तान बनाने के जवाए जो है वो दूसरे खिलाड़ी के साथ जाने को जो है वो अपने लिए अहम समझा। तो बात दरअसल ये कि बाबर आजम को इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा। बाबर आजम का मसला नहीं है, बाबर आजम के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बाबर आजम की तबाही का सबब हैं। और बाबर आजम जो है वो ग्राउंड में नहीं खेल रहे, वो बाउंड्री लाइन के बाहर खेल रहे हैं। जब ग्राउंड के अंदर खेलेंगे तो वो आपको बाबर आजम ही नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन बहुत अच्छी खबर है आज पाकिस्तान के हवाले से। हम चाहेंगे कि ये अच्छी खबरें आने वाले वक्त में भी कौम को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से मिलती रहें। बहुत शुक्रिया याई आपके टाइम के लिए। इसी के साथ मुझे सना कहवान और मुजम्मिल सौरवर्दी साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।